नमस्कार, दिस इज ए कुमार फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 21 में आपने इलेक्ट्रिक डायपोल्स पर न्यूमेरिकल्स देखा था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 में न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स होगा ये विद्युत बल इलेक्ट्रिकल फोर्स अर्थात कूलम्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स होगा। कूलम्स लॉ पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको क्लास में करवाया था। आज जो हम लोग कूलम्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे वो हम लोग प्रीवियस इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन को करेंगे। जैसे आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2004 का एक क्वेश्चन करेंगे। उसी तरह AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2003 का हम क्वेश्चन करेंगे, जिसको आजकल नीट में रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद UPCMPT उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2012 का क्वेश्चन करेंगे, 2011 का क्वेश्चन करेंगे। उसी तरह IIT 2007 यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2007 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये सारे क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर आधारित होगा, जिसको हम लोग अभी डील करेंगे इस लेक्चर में। आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन AIEEE 2004 का डील करते हैं। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है AIEEE 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। कहता है दो समरूप गोलाकार चालक B तथा C समान आवेश से आवेशित है। R दूरी पर रखने पर एक दूसरे को F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है। पहले यह B के संपर्क में तथा तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। B तथा C के बीच नया प्रतिकर्षण बल होगा यदि तीसरा गोला अनावेशित हो। AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए F/3, ऑप्शन बी 3F/4, ऑप्शन सी F/8, ऑप्शन डी 3F/8। क्वेश्चन पर तो हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो चीजें हमें जरूरी है उन चीजों को देखिए। जिन लोगों को आवेश संरक्षण का सिद्धांत आता है उन लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत तो मैंने बहुत ही शुरुआती लेक्चर में बताया था कि किसी पृथक्कृत निकाय का जो कुल चार्ज होता है वो हमेशा नियत होता है, यानी चार्ज ना तो घट सकता है किसी निकाय का और न ही बढ़ सकता है। मैं उसको रिमाइंड करवाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है A और एक दूसरी वस्तु है B। A पर 10 कूलम चार्ज है, B पर 8 कूलम चार्ज है। तो A और B का टोटल चार्ज कितना है? 18 कूलम। 10 कूलम प्लस 8 कूलम बराबर 18 कूलम। तो A और B का टोटल चार्ज हमेशा 18 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, A का चार्ज बदल सकता है, B का चार्ज भी बदल सकता है, लेकिन A और B का टोटल चार्ज हमेशा कितना रहेगा? 18 कूलम ही रहेगा। अब हमने क्या किया, बाजार से एक चालक तार खरीद कर लाया और A और B को हमने कनेक्ट कर दिया। अब A और B को कनेक्ट करने पर हमने क्या पाया, A के पास मात्र 6 कूलम चार्ज बचा। तो बताइए B के पास कितना बचेगा? तो A और B का टोटल चार्ज कितना है? 18 कूलम। तो अभी भी 18 कूलम ही होना चाहिए कनेक्शन करने के बाद संरक्षण के नियम से। तो इसके पास 6 कूलम, तो इसके पास कितना होगा? 12 कूलम होनी चाहिए। लेकिन 6 कूलम प्लस 12 कूलम बराबर 18 कूलम। ये देखिए, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी सिस्टम का कुल चार्ज हमेशा नियत होता है। फिर से एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए A के पास 6 कूलम है और B के पास मान लीजिए ये 10 कूलम है। 10 कूलम है। जब हमने दोनों को कनेक्ट किया, A और B को कनेक्ट किया, A के पास मात्र 2 कूलम बचा। बताइए B के पास कितना जाएगा? तो पहले टोटल चार्ज कीजिए। टोटल चार्ज A और B का कितना था? 10 6 16 कूलम। कनेक्शन के बाद, जोड़ने के बाद A पर 2 कूलम, तो इस पर कितना आएगा? 14 कूलम। देखिए 10 6 16 और 14 2 16। इसको हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ओके, इसी आवेश संरक्षण के सिद्धांत को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, जहां से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका डील होता है और मैंने क्लास में बहुत क्वेश्चन करवाया था इस पर। मान लीजिए हमारे पास मैं 5 शब्द लिखता हूं बोर्ड पर। समरूप, एक जैसी, सिमिलर, सिमिलर या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल या समान त्रिज्या।
ये देखिए, दो वस्तु समरूप है मतलब एक जैसी है, दो वस्तु सिमिलर है यानी एक जैसी है, दो वस्तु आइडेंटिकल है यानी एक जैसी है, दो वस्तु की त्रिज्या समान है यानी एक जैसी है। कहने का मतलब ये पांचों शब्द एक ही प्रकार का शब्द है, एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है जब दो वस्तु समरूप होगा। अब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ए एक ऑब्जेक्ट है और ये बी दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों समरूप वस्तु है, समरूप चालक है। समरूप कहने का मतलब ये सिमिलर है, इसकी रेडियस एक जैसी है, त्रिज्याएं एक जैसी है। अब एक पर मान लीजिए 6 कूलम चार्ज है और दूसरे पर 2 कूलम चार्ज है। ओके, अब हमने दोनों को क्या क्या चालक तार से संयोजित कर दिया, ए और बी को। बताइए ए और बी पर कितना चार्ज आएगा। इतना तो क्लियर है, पहले ए और बी के पास 6 तो 8 कूलम था, तो अभी भी ए और बी के पास कितना होना चाहिए, 8 कूलम होना चाहिए। लेकिन ए और बी के पास अलग अलग कितना जाएगा, तो याद रखिएगा ए और बी के पास इस बार जो अलग अलग चार्ज जाएगा वो टोटल चार्ज का आधा आधा जाएगा। टोटल चार्ज कितना है 8, तो 8 का आधा 4 कूलम इस पर और 4 कूलम इस पर चला जाएगा। यानी जब दो समरूप आवेशित वस्तु को आपस में संपर्क में लाएंगे तो दोनों पर कितना चार्ज उत्पन्न होगा। आंसर है पहले जो टोटल चार्ज था उस टोटल चार्ज का आधा आधा चार्ज दोनों पर उत्पन्न हो जाएगा। याद रखिएगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक वस्तु यहां पर है ए, एक वस्तु है बी और एक वस्तु है सी, और तीनों वस्तु समरूप है, एक जैसी वस्तु है। ए के पास चार्ज है 6 कूलम, बी के पास चार्ज है मान लीजिए ये 9 कूलम चार्ज है, सी के पास 0 कूलम चार्ज है। अब हमने क्या किया, सी को ए के संपर्क में लाया। बताइए सी को ए के संपर्क में लाकर सी को अलग करेंगे तो सी पर कितना चार्ज आएगा। तो ए और सी का देखिए पहले टोटल चार्ज कितना था 6 + 0 यानी 6 कूलम। ए और सी मिलाकर पहले 6 कूलम था। अब जब सी को ए के संपर्क में लाएंगे तो टोटल का आधा आधा, तो ए पर कितना हो जाएगा 3 कूलम और सी पर भी कितना हो जाएगा 3 कूलम चार्ज हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस सी को बी के संपर्क में लाते हैं और बी के संपर्क में लाकर सी को हटाते हैं। अब आप देखिए बी और सी के पास 3 कूलम और बी के पास 9 कूलम, तो बी और सी मिलाकर टोटल कितना है 12 कूलम। अब जब संपर्क में लाकर हटाएंगे तो 12 का आधा आधा दोनों पर चला जाएगा। इस पर कितना हो जाएगा 6 कूलम और इस पर भी कितना हो जाएगा 6 कूलम हो जाएगा। ये देखिए, तो ए पर 3 कूलम, बी पर 6 कूलम और सी पर भी कितना आ गया 6 कूलम चार्ज आ गया। तो इस तरह से सीधा दिमाग में सेट कर लीजिए, जब दो समरूप आवेशित वस्तु को हम आपस में संपर्क में लाएंगे, टच कराएंगे, तो दोनों वस्तु पर कुल आवेश का आधा आधा आवेश क्या हो जाएगा उत्पन्न हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा। और उन अच्छे क्वेश्चन में एक ये भी क्वेश्चन है AIEEE 2004 का जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो अभी आपने पढ़ा है। फिर से, जब दो समरूप आवेशित वस्तु को आपस में टच करेंगे तो दोनों वस्तु पर टोटल चार्ज का आधा आधा चार्ज क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पर आइए। कहता है दो समरूप गोलाकार चालक, देखिए समरूप शब्द यूज कर दिया गया है, दो समरूप गोलाकार चालक बी तथा सी समान आवेश से आवेशित है। दो समरूप गोलाकार चालक है, ये देखिए एक चालक ए बी ले लीजिए और एक दूसरा चालक ले लीजिए सी, ये देखिए, और कहता है ये दोनों समरूप है और इस पर समान आवेश है। कहने का मतलब एक पर प्लस क्यू है तो दूसरे पर भी प्लस क्यू है। आर दूरी पर रखने पर दोनों को हमने क्या किया आर दूरी पर रख दिया, एक दूसरे को एफ बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जब आर दूरी पर रखते हैं तो ये एक दूसरे को धक्का देता है एफ फोर्स, और धक्का देना चाहिए क्योंकि दोनों पर समान चार्ज है। अब यहां कूलम के नियम से पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा कूलम के नियम से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब Q1 का काम ये Q करेगा और Q2 का काम ये Q करेगा। ये देखिए आगे पढ़िए, कहता है तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है। कहता है एक तीसरा गोलाकार चालक है
जो इन्हीं के समरूप है, इन्हीं के समरूप कहने का मतलब बी और सी के समरूप है। ये देखिए तीसरा गोलाकार चालक ले आया गया और इस तीसरे गोलाकार चालक का नाम आप कुछ रख लीजिए, ए रख लीजिए। ये देखिए एक तीसरा गोलाकार चालक लाया गया ए, और ये किसके जैसा है, बी और सी के जैसा ही है। और अंतिम में देखिए एक चीज, यदि तीसरा गोला अनावेशित है, यानी तीसरे गोले पर कोई चार्ज नहीं है, इस तीसरे गोले का जो चार्ज है, ये देखिए इस तीसरे गोले का जो चार्ज है Q बराबर वो 0 है। तो हमने एक तीसरा गोला लाया जो बी और सी के समान है, और इस तीसरे गोले पर कोई चार्ज नहीं है, ये अनावेशित है। अब आगे पढ़िए, कहता है तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है। पहले यह बी के संपर्क में, अब इस ए को क्या करते हैं, पहले बी के संपर्क में लाते हैं। तो जरा देखिए, तो ये हमारे पास बी है और इस बी के संपर्क में हमने किसको लाया, ए को लाया। अब बी के पास कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ए के पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। तो ए और बी को हमने संपर्क में लाया, दोनों एक जैसा है, दोनों समरूप है। संपर्क में लाकर दोनों को हम क्या करेंगे, फिर से अलग करेंगे। तो देखिए आपको पता है, जब दो वस्तु को, समरूप वस्तु को आपस में संपर्क में लाकर अलग करेंगे तो दोनों वस्तु पर टोटल चार्ज का क्या होगा, आधा आधा चार्ज हो जाएगा। तो बी और ए का टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस 0 Q। तो Q का आधा आधा दोनों पर चला जाएगा। तो ये देखिए ये B है, B पर कितना आ जाएगा, Q का आधा Q/2, और ये A है तीसरा, इस पर भी कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। ओके, ये B। आगे पढ़िए, आगे कहता है A को, तीसरा को पहले B के संपर्क में हमने लाया, तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। अब इस A को देखिए, A को पहले तो हमने B के संपर्क में लाया, अब इसी A को किसके संपर्क में लाते हैं, C के संपर्क में लाते हैं, इस A को। ये देखिए इस A को अब हम C के संपर्क में ले जाएंगे। आइए इस A को हम लोग C के संपर्क में लाते हैं। इस A को देखिए मैं यहीं से कर रहा हूं, इस A को A, अब इस A के पास 0 चार्ज नहीं है, इसके पास Q/2 चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये किसके संपर्क में आ चुका है, B के संपर्क में आ चुका है। B के संपर्क में आने से ये चार्ज हो गया, इसके पास Q/2 चार्ज आ गया। अब इस Q/2 वाले चार्ज वाले A को हम किसके संपर्क में लाते हैं, आंसर है ये देखिए C के संपर्क में लाते हैं, C के संपर्क में। A पर कितना चार्ज है, Q/2। B पर कितना, C पर कितना चार्ज है, Q। ये देखिए अब संपर्क में लाकर फिर से दोनों को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। A को भी अलग कर देते हैं और C को भी अलग कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया A, ये हो गया C। अब देखिए A और C एक जैसी वस्तु है, जब संपर्क में लाएंगे और संपर्क में लाकर अलग करेंगे तो दोनों पर टोटल चार्ज का कितना चार्ज चला जाएगा, आधा आधा चार्ज चला जाएगा। तो A और C का टोटल चार्ज कितना था, जोड़ लीजिए, Q/2 A का चार्ज था, प्लस Q किसका चार्ज है, C का। दोनों को जोड़िए 2, ये हो जाएगा Q प्लस 2Q बराबर 3Q/2। तो देखिए A और C का टोटल चार्ज है 3Q/2। जब A और C को टच में लाएंगे तो टोटल चार्ज का आधा आधा चार्ज दोनों पर क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो टोटल चार्ज 3Q/2 है, इसका आधा कीजिए। आधा करने का मतलब इससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये देखिए 2 से भाग दीजिए, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सॉरी, ये 2 आप ऐसे कीजिए, 3Q/2 ये 1 ऊपर जाएगा और ये 2 इस 2 से गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 3Q/4। कहने का मतलब A के पास आ जाएगा 3Q/4 चार्ज और C के पास भी कितना आएगा, 3Q/4 चार्ज आ जाएगा। फिर से 3Q/4 को जोड़िए तो आपको Q/2 प्लस Q मिल जाएगा। ओके, अब आगे चलिए। ये देखिए कुछ नहीं है, बस हम टोटल चार्ज ले रहे हैं।
टोटल चार्ज कर रहे हैं, और जब उसको संपर्क से हटाते हैं तो आधा आधा दोनों, टोटल का आधा आधा करके दोनों को दे देते हैं। तो अब फाइनली बी और सी को देखिए, बी के पास Q/2 चार्ज बचा और सी के पास 3Q/4 चार्ज बचा। तो हम लोग यहां लिखेंगे फाइनली, तो देखिए बी, तो बी के पास कितना बचा Q/2, और सी के पास कितना बचा 3Q/4, 3Q/4, और बीच की दूरी तो आपको पता है R है, दोनों बी और सी के बीच की दूरी। अब कहता है कि अब इसके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो बताइए अब इसके बीच कितना फोर्स लगेगा। फिर से नया फोर्स F न्यू बराबर वॉट, तो नया फोर्स निकालिए। चूंकि फोर्स बराबर हम कहां से फॉर्मूला लेते हैं, कूलम के नियम से, K Q1 गुना Q2 अपॉन R²। अब नया फोर्स F न्यू बराबर K Q1 का काम कितना करेगा Q/2 गुना Q2 का काम कौन करेगा 3Q/4 अपॉन R²। ये नया फोर्स हमारा हो जाएगा F न्यू, ठीक है। तो F न्यू बराबर, अब कर लीजिए आप, ये देखिए K Q गुना Q क्या हो जाएगा Q गुना Q, ओके। उसके बाद नीचे देखिए R²। अब बचा क्या क्या, देखिए हमने K Q और R² को एक साइड लिख दिया। अब अंक कौन कौन सा बचा है, देखिए ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 4 दूना 8, इसीलिए F न्यू नया फोर्स। अब इसको गौर से देखिए, इसको ये देखिए, ये समीकरण 1 के बराबर है, F बराबर K Q अपॉन R², K Q अपॉन R²। ये समीकरण समीकरण 1 में F के बराबर है। तो इस बॉक्स वाले को हम F के बराबर लिख देते हैं, F गुना 3/8, इसलिए न्यू फोर्स बराबर हमारा हो जाएगा 3F/8। ये देखिए ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 3F/8। तो ये बड़ा देखिए, बताने में इतना समय लगा है, मुश्किल से 40 से 50 सेकंड का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था, मोटा मोटी आपने सुना, बी और सी समरूप गोला था, दोनों पर समान आवेश था। एक तीसरा इसी तरह का गोला लाए ए, उसके पास कोई चार्ज नहीं था। ए को पहले हम बी के संपर्क में लाए, हटा लिए, फिर ए को सी के संपर्क में लाए, हटा लिए। तो बी और सी के संपर्क में ए को लाएंगे तो बी और सी का चार्ज चेंज हो जाएगा, चेंज होगा चार्ज तो फोर्स भी चेंज होगा। वही पूछ रहा था कि फोर्स कितना लगेगा अब जब ए को बी और सी के संपर्क में लाकर छोड़ देंगे। तो आंसर 3F/8 फोर्स लगेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये AIEEE 2004 का क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, AIPMT नीट 2003 का क्वेश्चन, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2003 का क्वेश्चन। मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, या पॉज करके आप लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं, देखिए तो क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इन दोनों के बीच कूलम बल है। इन दोनों के बीच कूलम बल है और के बराबर बोल रहा है लेने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इनके बीच कूलम बल है। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है AIPMT 2003 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको आज हम नीट के नाम से जानते हैं, 2003 में पूछा हुआ। ऑप्शन ए आपका है -k × E² अपॉन R क्यूब इकाई सदिश R। ऑप्शन बी है आपका k E² R क्यूब इकाई वेक्टर R। ऑप्शन सी है k -k E² R क्यूब इंटू वेक्टर R। ऑप्शन डी है k E² R क्यूब इकाई सदिश R। सुनिए क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन उन्हीं लोग से बनेगा जो कूलम के नियम का सदिश रूप जानते हैं। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ मैंने बताया, याद कीजिए, कूलम का नियम जब मैं बता रहा था उसी में मैंने कूलम के नियम का सदिश रूप बताया। AIPMT 2003 में पूछा वो क्वेश्चन है, बड़ा इजियर क्वेश्चन है, देखते ही बन जाता है, 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, समझाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। सुनिए, कहता है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नाभिक ये, और ये नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट है, ऑर्बिट। आपको पता है ये जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कौन होगा? प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन होता है? 1 प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन हो जाएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी? 1। तो हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होगा। ये देखिए, प्रोटॉन को +E से लिखते हैं। अब इस नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है ये, और इस इलेक्ट्रॉन के पास -E चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी है, त्रिज्या है, वो r है, क्योंकि नाभिक सेंटर में होता है, ये ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनिए, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होता है? 1 प्रोटॉन। तो ये हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है और इसके चारों ओर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है जो नाभिक में होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, और जिसके पास चार्ज होगा वो क्या करेगा?
आंसर है उनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच यानी नाभिक के बीच कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा। अब कितना कूलम्बिक फोर्स लग रहा है यही ऑप्शन में दिया गया है, बताइए कितना कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। फिर से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक के चारों आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। कहता है इन दोनों के बीच, इन दोनों कहने का मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक कहने का मतलब प्रोटॉन, क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कूलम बल है। कितना है कूलम बल? आइए हम कूलम बल का फॉर्मूला याद करते हैं। याद कीजिए, चूंकि कूलम बल बराबर होता है फोर्स बराबर के Q1 गुना Q2 अपॉन आर स्क्वायर इकाई सदिश आर। याद आया? कूलम्स लॉ। और ये कूलम के नियम का कौन सा रूप है? सदिश रूप है। या F बराबर, याद कीजिए मैंने कूलम के नियम के वेक्टर फॉर्म का दो दो रूप बताया था, यानी दो दो फॉर्मूला हमने वहां पर बताया था। F बराबर के Q1 गुना Q2 अपॉन, ये देखिए स्क्वायर की जगह हमने क्यूब दिया था वहां पर, और ये जो इकाई सदिश R है, इस R पर कैप को हटाकर हमने क्या दे दिया था? तीर दे दिया था यहां पर। ये देखिए तीर दिया था, ये भी हमारा क्या था? कूलम के नियम का वेक्टर फॉर्म था। मैंने वहां पर चिल्ला चिल्ला कर बताया कि स्क्वायर होगा तो इकाई सदिश R होगा, यदि क्यूब होगा तो वेक्टर R होगा। इसको बोलेंगे इकाई सदिश R, इसको बोलेंगे सदिश R। तो जब स्क्वायर होगा तो इकाई सदिश R होगा, जब क्यूब होगा तो वेक्टर R होगा। क्यों होगा तो वहां पर मैंने डिटेल से बताया, वहां जाकर देखिएगा। ये दोनों कूलम का नियम ही है, ये दोनों इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है। अब हम आज इससे चलेंगे, इससे देखिए जो लोग ऊपर वाला याद रखेगा उसको यहां पर प्रॉब्लम होगा, ये सवाल नहीं बनेगा, नीचे वाले से बनेगा। आइए, F बराबर के का मान कारा लेने के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है हवाई निर्वात के लिए। Q1 का काम कौन करेगा? प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, तो Q1 को हम प्लस E लिखते हैं, गुना Q2 का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E बट्टा R क्यूब, और यहां पर हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर R। अब आइए, इसलिए अच्छा के को हम लोग के ही रहने देते हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि के का मान ही ऑप्शन में है, तो के को हम लोग के ही रहने देते हैं। इसीलिए F बराबर, ये देखिए माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस के, तो इधर क्या बच गया? E गुना ई स्क्वायर, और नीचे R क्यूब और वेक्टर R। ये देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। माइनस के ई स्क्वायर आर क्यूब वेक्टर आर। देखिए, तो ये सी नंबर ऑप्शन AIPMT 2003 का ये क्वेश्चन था। अब जो लोग सही से पढ़ेगा नहीं, कूलम का नियम केवल याद रखेगा, दो आवेश के बीच लगता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उससे थोड़े ना होगा। आपको हर एक चीज याद रखनी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये एम्स 2003 का एक क्वेश्चन देखते हैं। एम्स 2003 का क्वेश्चन, नोट हो गया? स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा इसको। एम्स 2003, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रत्येक साल मेडिकल कॉलेज में, अच्छे से मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और सभी एम्स कॉलेज अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेट निकालती है।
अभी जो हमारा दिल्ली एम्स है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए दिल्ली एम्स में और वहां से हम लोग एमबीबीएस का डिग्री हासिल करें। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है घर बैठे बैठे कि पढ़े नहीं और एंट्रेंस पास कर गए। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्स 2003, देखिए ये 2003, 2004, 2005 में जो क्वेश्चन पूछा करता था थोड़ा सा लॉ लेवल का था, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई भी चीज टफ नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। 3 आवेश ए भुजा के, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। 3 आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर स्थित है। ये देखिए 3 आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर स्थित है। कहता है शीर्ष ए पर रखे आवेश पर BC के लंबवत दिशा में लगने वाला बल होगा। BC के लंबवत दिशा में लगने वाला बल होगा। ऑप्शन ए आपको दे दिया गया है, Q² बटा 4 पाई एप्सिलॉन A²। ऑप्शन बी आपको दिया गया -Q² बटा 4 पाई एप्सिलॉन A²। ऑप्शन सी दिया गया 0 यानी 0। ऑप्शन डी दिया गया आपको Q² बटा 4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई, यहां पर है 2 पाई एप्सिलॉन A²। और ये फिगर भी आपको दे दिया गया है। ये देखिए यहां पर फिगर भी दिया गया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और सभी पर चार्ज दे दिया गया है। यहां दिया गया -Q, यहां पर एक चार्ज है -Q, यहां पर एक चार्ज दे दिया गया +Q, और यहां पर भी एक चार्ज दे दिया गया है +Q। ये देखिए पॉइंट ए पर। और ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए ही होगा। अब कहता है ए पर जो चार्ज रखा हुआ Q, इस पर कितना बल होगा। क्वेश्चन को एक बार सुनिए। कहता है 3 आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर स्थित हैं। देखिए ए भुजा वाला ये समबाहु त्रिभुज है और 3 आवेश इसके तीनों शीर्ष ए बी सी पर स्थित है। ए पर है +Q, बी पर है -Q और सी पर है +Q। कहता है शीर्ष ए पर रखे आवेश, कहता है शीर्ष ए पर जो ये +Q आवेश है, इस आवेश पर BC के लंबवत दिशा में, ये देखिए ये Q है, कहता है इस पर BC के लंबवत दिशा में, BC ये है और इसका लंबवत ये है। कहता है इस +Q पर BC के लंबवत दिशा में, यानी ऊपर, यानी ये BC है, BC पर लंबवत ये होगा ऐसे, यानी इस +Q के Q पर जो A पर रखा हो, इस पर BC के लंबवत यानी ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा, ये पूछ रहा है। आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं
कि किसी वस्तु पर जो फोर्स लगता है, फोर्स दो या दो से अधिक फोर्स, वो कितने तरीका से लग सकता है। देखिए क्वेश्चन से थोड़ा हटकर हम लोग विचार हैं। किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक फोर्स या दो ही फोर्स मानिए कितने तरीका से लगाया जा सकता है। तो याद रखिए, मैं ये मास्टर फॉर्मूला, मास्टर रूल बता रहा हूं आपको। एक वस्तु है, दो फोर्स हमें लगानी है, तो लगाने का तरीका देखिए, या तो हम दोनों फोर्स F1 और F2 एक ही दिशा में लगा देंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि F1 और F2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा देंगे, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि F1 और F2 भिन्न दिशा में लगा देंगे। भिन्न कहने का मतलब ना तो समान दिशा में और न ही विपरीत दिशा में। तो देखिए, एक वस्तु है, इस पर फोर्स आप तीन तरीका से लगा सकते हैं। या तो दोनों फोर्स को एक ही दिशा में आप लगा दीजिए, या फिर दोनों फोर्स को एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगा दीजिए, या फिर दोनों फोर्स को भिन्न दिशा में लगा दीजिए। देखिए, दोनों फोर्स समान दिशा में लगने का मतलब दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। दोनों फोर्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में कहने का मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। और दोनों फोर्स भिन्न दिशा कहने का मतलब, भिन्न कहने का ना तो समान दिशा में और न ही विपरीत दिशा में। कहने का मतलब भिन्न दिशा कहने का मतलब न ही 0 डिग्री पर फोर्स लगेगा और न ही फोर्स 180 डिग्री पर लगेगा। 0 और 180 को छोड़कर तमाम एंगल पर जो फोर्स लगेगा वो भिन्न दिशा हो जाएगा। अब जब हम दो फोर्स को समान दिशा में लगाएंगे, मान लीजिए ये F1 बराबर 4 न्यूटन था और F2 बराबर 6 न्यूटन था, या F2 बराबर 3 न्यूटन था। ये देखिए, F1 बराबर 4 न्यूटन और F2 बराबर 3 न्यूटन। अब ये 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स एक वस्तु पर 0 डिग्री पर लग रहा है, यानी समान दिशा में लग रहा है। तो उस वस्तु पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? आंसर इस 4 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है। उसी तरह ये F1 4 न्यूटन है और F2 3 न्यूटन है, लेकिन ये किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इस वस्तु पर नेट फोर्स कितना लगेगा? आंसर है 4 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, बराबर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो देखिए, ऊपर वाले वस्तु पर फोर्स 4 और 3 न्यूटन ही लग रहा है, दो फोर्स, लेकिन टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 7 न्यूटन। नीचे वाले कंडीशन में वस्तु वही है, फोर्स भी वही है, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, लेकिन इस वस्तु पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। अब यहां आइए, इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना लग रहा है? इसमें ये मान लीजिए 4 न्यूटन है या 3 न्यूटन है और ये हमारा 4 न्यूटन है। अब इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? इसको क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ दे या 4 और 3 को घटा दें। आंसर है आज इस 4 और 3 को न तो जोड़ेंगे और न ही घटाएंगे। इसके लिए क्लास 11 में आपके टीचर पढ़ाए होंगे समांतर चतुर्भुज योग नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसको हम क्या करते हैं, एक पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और दोनों के भैनिष्ठ बिंदु से एक विकर्ण खींचते हैं। यही जो विकर्ण है ये F1 और F2 के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब किसी भी सदिश राशि को जोड़ने का हमारे पास 3 तरीका हो सकता है। पहला तरीका कि यदि दोनों सदिश राशि समान दिशा में है, समान दिशा यानी एंगल 0 डिग्री है, तो साधारण तरीका से जोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। यदि दोनों विपरीत दिशा में होगा तो क्या करेंगे? आंसर है बड़े फोर्स में से छोटे को माइनस कर देंगे विपरीत दिशा में, या दोनों को जोड़ेंगे तो एक को प्लस लेंगे, एक को माइनस लेंगे, तो बात वहीं जाएगी। और ना तो विपरीत दिशा में हो और ना ही समान दिशा में हो, भिन्न दिशा में हो, तब हम समांतर चतुर्भुज योग नियम का उपयोग करेंगे, समांतर चतुर्भुज योग नियम का उपयोग करेंगे, जो कि क्लास 11 में आपके टीचर बताएंगे। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है r, इसका परिमाण होता है ओवर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा a और b के बीच का कोण होता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है समांतर चतुर्भुज योग नियम, और टफ भी है और यहां से अच्छा सा सवाल भी बनता है।
इसलिए है क्योंकि समान दिशा में लगेगा तो कोई टेंशन नहीं है, 4 3 7 कर देंगे। विपरीत दिशा में लगेगा तो कोई बात नहीं है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। लेकिन जब भिन्न दिशा में लगेगा तब करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा a और b के बीच का कोण होगा। इस तीनों कंडीशंस को आप याद रखिएगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सुनिए, कहता है कि ए पर जो ये चार्ज रखा हुआ है Q, इस पर इस BC के लंबवत, ये BC है, इस BC के लंबवत दिशा में कितना फोर्स लग रहा है, ये हमें निकालना है। आइए सबसे पहले निकालते हैं इस Q पर फोर्स कितना लग रहा है। ये देखिए, ये माइनस Q और ये प्लस Q, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर। अब ये जो खींचेगा, ये भुजा A है, अब ये माइनस Q इस प्लस Q को अपनी ओर खींचेगा, फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम बोल देते हैं FB। ये देखिए, इसको हमने FB बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, B पर के आवेश माइनस Q के द्वारा लग रहा है। किस पर? A पर के आवेश पर लग रहा है, FB। ओके, दूसरी चीज कि ये Q इस Q पर फोर्स लगाएगा। अब ये प्लस Q, ये भी प्लस Q, तो ये Q इस Q को क्या करेगा, धक्का देगा। ये देखिए, इस Q को ये Q धक्का देगा ऑब्वियसली। ये देखिए, ऊपर की ओर धक्का देगा F, और इस फोर्स को हम FC बोलेंगे। क्यों? क्योंकि C पर के आवेश प्लस Q के द्वारा इस A पर के आवेश Q पर लगने वाला फोर्स है। तो आप गौर से देखिए, FB फोर्स लग रहा है इस Q पर, किसके द्वारा, इस माइनस Q के द्वारा नीचे। ये FC फोर्स कौन लगा रहा है, ये Q लगा रहा है, किस Q पर, A पर के Q पर ऊपर लगा रहा है। तो इस प्लस Q पर A पर जो Q है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है। एक फोर्स नीचे ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर इस दिशा में लग रहा है। तो इस प्लस Q पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स देख लीजिए। ये Q है, एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको हम बोलेंगे FB, और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ये देखिए, इसको बोलेंगे FC। अब इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, निकाल लीजिए टोटल फोर्स। क्या FB और FC को जोड़ दे? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि समान दिशा में नहीं है दोनों फोर्स। दोनों को घटा दें? नहीं घटाएंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में नहीं है। तो किस दिशा में, ये भिन्न दिशा में। भिन्न दिशा में है तो कैसे इसको ऐड करेंगे, यहां से समांतर चतुर्भुज योग नियम से ऐड करेंगे। इससे हम क्या बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये देखें, हमने इससे एक समांतर चतुर्भुज बनाया, और इस दोनों के घनिष्ठ बिंदु से एक विकर्ण हमने खींच दिया। ये देखिए, यही विकर्ण FB और FC के योगफल के बराबर है, यानी नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्लस Q पर देखिए 2 फोर्स लग रहा है, FC और FB, लेकिन टोटल फोर्स कितना लग रहा है। इसके लिए हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। पैरेललोग्राम एक बना लीजिए। ये देखिए, इसके लिए हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। अब इस दोनों के FC और FB के उभयनिष्ठ बिंदु से, ये देखिए, ये उभयनिष्ठ बिंदु, यहां से एक विकर्ण खींच दीजिए। यही FB और FC के नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा, F नेट। जरा गौर से आप देखिए, इस प्लस Q पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इस दिशा में। ये देखिए, नेट फोर्स इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में ऐसे। और ये क्या है, BC। तो देखिए, तो प्लस Q पर जो कि A पर है, उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, आंसर है BC के समांतर लग रहा है। ये BC है, ये BC, और इस पर नेट फोर्स ऐसे लग रहा है। तो A पर जो आवेश है Q, उस पर नेट फोर्स किधर लग रहा है, BC के समांतर लग रहा है। देख रहे हैं, BC के समांतर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि A पर रखे आवेश पर BC के लंबवत दिशा में कितना बल लग रहा है। तो लंबवत दिशा का मतलब क्या, ये ऐसे ऊपर। देखिए, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लंबवत दिशा में नहीं लग रहा है फोर्स BC के समानांतर लग रहा है। तो लंबवत दिशा में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब इस प्लस Q चार्ज पर लंबवत दिशा में कितना फोर्स लग रहा है, 0 फोर्स लग रहा है। भाई देखिए ना,
ये जो फोर्स लग रहा है ए पर जो काबे से क्यू, इधर फोर्स लग रहा है नेट फोर्स इस दिशा में, और ये कौन सी दिशा है, बीसी के समांतर दिशा है, लंबवत नहीं है, इसलिए लंबवत दिशा में इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। ये ऑप्शन हमारा जीरो हो जाएगा। अच्छा एक चीज मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपको बोल दिया जाए कि बीसी के समानांतर दिशा में कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स ये बीसी के समानांतर दिशा में, यानी ये एफ नेट कितना लगेगा, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले एफ बी निकाल लेंगे। एफ बी देखिए, ये एफ बी किसके किसके बीच लगने वाला फोर्स है, आंसर इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू। तो फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 का काम ये क्यू करेगा, माइनस क्यू भी इसको आप लिख सकते हैं, ये Q अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी Q1 इंटू Q2, Q2 का काम ये क्यू करेगा, Q गुना Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से यहां की दूरी कितना a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह ये देखिए, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच कितना फोर्स लग रहा है, एफ सी। तो एफ सी बराबर आप लिख लो, फोर्स बराबर फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 का काम ये Q इंटू Q2, Q2 का काम ये Q अपॉन आर स्क्वायर, यहां से यहां की दूरी कितना a स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखिए फोर्स दोनों बराबर नहीं, एफ बी और एफ सी, मैग्नीट्यूड केवल बराबर है। फोर्स तो तब बराबर होता जब दोनों की दिशा भी बराबर होती, दोनों की दिशा बराबर नहीं है, दोनों की मैग्नीट्यूड केवल बराबर है, परिमाण बराबर है। देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन था एम्स 2003 का वो हो चुका है, उसका आंसर क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था इस ए पर क्या प्लस क्यू के लंबवत दिशा में कितना फोर्स लगेगा, लंबवत दिशा बीसी के लंबवत, तो बीसी के लंबवत कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा था, तो जीरो। हाँ बीसी के समांतर लग रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बस हम बना रहे हैं। यदि बीसी के समांतर पूछता तो कितना आंसर आता। अब आइए, अब क्यू पर नेट फोर्स, क्यू पर नेट बल, तो क्यू पर नेट बल कितना है, एफ नेट, एफ नेट। अब निकालिए नेट फोर्स का, समांतर चतुर्भुज योग में नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए का काम कौन करेगा, एफ बी ये, और बी का काम कौन करेगा, एफ सी। ये देखिए दो सदिश है एफ सी और एफ बी, ए का काम एफ सी, बी का काम एफ बी, या ए का काम एफ बी और बी का काम एफ सी। ए स्क्वायर, ए की जगह क्या, एफ बी, तो एफ बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एफ सी का स्क्वायर प्लस 2a, का काम एफ बी, बी का काम एफ सी एंड कॉस थीटा। आइए, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी किसके बराबर है, एफ बी के बराबर, तो एफ सी को एफ बी कर देते हैं, एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी, फिर से एफ सी किसके बराबर, एफ बी के बराबर, एफ बी और कॉस, ये देखिए थीटा किसके बीच का कोण होगा, आंसर है एफ बी और एफ सी के बीच का कोण, ये होगा ये कोण। अब कोई आदमी मुझे ये बता ये एंगल होगा कितना, आंसर ये पूरा एंगल आप ले लीजिए, ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, और ये एंगल कितना, ये एंगल, आंसर ये एंगल समबाहु त्रिभुज का है जो कि 60 डिग्री होगा। तो देखिए तो पूरा एंगल 180 डिग्री है, इस रेखा पर एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 180 में से 60 घटा दीजिए 120 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये एंगल हमारा ये 120 डिग्री हो जाएगा, एफ सी और एफ बी के बीच का कोण। तो थीटा की जगह हम क्या दे सकते हैं 120 डिग्री, और कॉस 120 का मान कितना होता है -1/2, -1/2 यही होता है, सॉरी -1/2 नहीं होगा, कॉस 120 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, कॉस 60 का जो होता है वही 120 का होगा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कॉस 120 का मान -1/2। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए एफ बी का स्क्वायर 2 एफ बी का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस ये 2 क्या हो जाएगा कैंसर, एफ बी गुना एफ बी, ये एफ बी का स्क्वायर। कैलकुलेट करते जाते हैं हम लोग,
आइए एफ नेट यानी नेट फोर्स 2 एफ बी में से एक एफ बी जाएगा कितना 1 सॉरी आप यहां पर कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है 2 एफ बी स्क्वायर में से एफ बी स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा एफ बी स्क्वायर केवल हमारे पास यहां पर बचा एफ बी स्क्वायर अब एफ बी स्क्वायर में से रूट को कैंसिल करेंगे ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा क्या बचेगा एफ बी और एफ बी हमारे पास कितना निकला हुआ है ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर या इसी को लिख सकते हैं एफ नेट बराबर क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ये देखिए ये आंसर हो जाएगा यानी यदि BC के समांतर पूछा जाए कि A पर क्या प्लस Q पर कितना फोर्स लगता है कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाता लेकिन ये पूछ नहीं रहा है बस मैंने आपको इसे बता दिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी ये एम्स 2003 का क्वेश्चन था AIPMT 2003 का हो गया AIEEE 2004 का क्वेश्चन हो गया अब हम लोग UPCMPT उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2012 का एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2012 UPCPMT का क्वेश्चन हम लोग करते हैं कहता है 3 आवेश ये क्वेश्चन फिर से मैं चेंज कर देता हूं आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं ये UPCPMT उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2012 का ये क्वेश्चन है नोट कर सकते हैं देखिए ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A वो B पर समान आवेश क्यों रखा जाए समान आवेश क्यों रखा जाए तो C पर वैद्युत तीव्रता क्या होगी या C पर वैद्युत तीव्रता होगी तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया आपको Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ऑप्शन बी दिया गया √2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर ऑप्शन सी दिया गया है √3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर ऑप्शन डी दिया गया है 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर देखिए क्वेश्चन को कहता है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A व B पर समान आवेश क्यों रखा जाए
एक त्रिभुज दे दिया गया, फिर से मैं दे देता हूं आपको एक त्रिभुज। ये देखिए एक त्रिभुज, ये देखिए एक त्रिभुज, इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, ये इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी और इसका नाम रख दीजिए सी। अब कहता है इसकी भुजा ए है, ए और ए संभव त्रिभुज है, तो इसकी भुजाएं बराबर होगी आपस में। कहता है ए वो बी, यानी ए तथा बी पर समान आवेश क्यू है, यानी ए पर ये देखिए प्लस क्यू चार्ज है और बी पर भी प्लस क्यू चार्ज है। ए पर प्लस क्यू चार्ज, बी पर प्लस क्यू चार्ज है। तो सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कहता है शीर्ष ए और बी पर यदि प्लस प्लस क्यू चार्ज को रख दिया जाए तो सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इस पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण पढ़ाया है। क्या होगा पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? सबसे पहले देखिए ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आपको बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो आवेश से दूर की ओर होता है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर जो तीव्रता होगा वो आवेश से दूर की ओर इधर हो जाएगा। ये देखिए इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉइंट ए पर के आवेश के कारण जो तीव्रता है उसको हम बोल देते हैं E1। ये देखिए इसको E1 बोल देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट ए पर के आवेश के कारण पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट ए पर के आवेश प्लस क्यू के कारण पॉइंट सी पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा? E1। अब विद्युत तीव्रता याद कीजिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला मैंने बताया होगा 1/4πε0 Q/r²। तो Q का काम तो आज Q कर रहा है और R दूरी का काम A कर रहा है, तो यहां A का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ये किधर हो जाएगा? C से दूर की ओर हो जाएगा। उसी तरह ये देखिए ये पॉइंट बी पर जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण भी यहां पर कुछ तीव्रता होगी। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो यहां पर तीव्रता होगी वो किधर होगी? आवेश से दूर की ओर। ये देखिए इस दिशा में हो जाएंगे। इस तीव्रता को हम E2 बोल देते हैं, E2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट बी पर के आवेश प्लस क्यू के कारण पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट बी पर के प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट सी पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। तो कितना हो जाएगा? E2। फिर से तीव्रता बराबर फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। R का काम कौन करेगा? A, क्योंकि दूरी आज A है और चार्ज तो प्लस क्यू है, प्लस क्यू। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, E1 का परिमाण किसके बराबर है? E2 के परिमाण के बराबर है। परिमाण केवल बराबर है, E1 E2 के बराबर नहीं है। E1 E2 के बराबर तब होगा जब दोनों की डायरेक्शन भी समान होती परिमाण के साथ साथ। अब तो देखिए पॉइंट सी पर दो तीव्रता, एक तीव्रता इस दिशा में और एक तीव्रता इस दिशा में, तो पॉइंट सी पर टोटल तीव्रता कितना होगा? आंसर है E1 और E2 को जोड़ देंगे। अब बताइए E1 और E2 को जोड़े कैसे, ऐड कैसे करें? क्या सीधा जोड़ दे दोनों को? नहीं जोड़ेंगे, सीधा तो तब जोड़ते जब दोनों समान दिशा में होता है, सिंपल तरीका से। क्या E1 में से E2 को माइनस कर दे या E2 में से E1 को माइनस कर दे? ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तब होता है जब विपरीत दिशा में होता है। आज ना तो समान दिशा में और ना ही विपरीत दिशा में, भिन्न दिशा में। तो भिन्न दिशा में तो फिर किसका उपयोग करेंगे? समांतर चतुर्भुज योग नियम का उपयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए ये समबाहु त्रिभुज का ये कोण 60 डिग्री, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है। अब E1 और E2 को जोड़ना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, सॉरी एक समांतर चतुर्भुज। ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। अब इस E1 और E2 के उभयनिष्ठ बिंदु यहां से एक विकर्ण खींचेंगे। यही विकर्ण
क्या हो जाएगा, E1 और E2 का योग हो जाएगा, यानी नेट तीव्रता हो जाएगा, ई नेट। परिणामी तीव्रता होगा ये हमारा, ये परिणामी तीव्रता। और परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, परिणामी सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये परिणामी तीव्रता हम लिखेंगे अतः सी पर, अतः पॉइंट सी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता ई नेट। तो परिणामी तीव्रता ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए का काम कौन करेगा, E1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का काम कौन करेगा, E2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a, ए का काम E1, बी का काम E2 cos थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, E1 और E2 के बीच का कौन, ए और बी के बीच का कौन, तो E1 ये है, E2 ये है, दोनों के बीच का ये एंगल 60 डिग्री, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। ओके, अब यहां से हम लोग इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर E2 किसके बराबर है, आंसर E2 E1 के बराबर है, तो E2 को E1 लिख देते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस 2E1, फिर से E2 किसके बराबर है, E1 के बराबर है, E1, और cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। देखिए 2 कैंसल, मैं यहां पर बना रहा हूं। अब ई नेट यानी नेट तीव्रता बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखिए E1 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर, यानी एक E1 का स्क्वायर, एक E1 का स्क्वायर, एक E1 का स्क्वायर, 3 E1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओवर रूट ऑफ 3 E1 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा √3, और E1 का स्क्वायर में स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, E1 बाहर आ जाएगा, तो √3। अब E1 का मान हमारे पास यहां पर है Q/4πε0a², तो E1 की जगह Q/4πε0a²। ये देखिए ये तीव्रता हो जाएगी पॉइंट सी पर। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी। तो इसको आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा जल्दी, ये यूपी के प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन था 2012 का। यूपी में ही प्री मेडिकल टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा है 2011 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही आपसे आंसर आ जाएगा। देखिए उस क्वेश्चन को मैं केवल लिख देता हूं। ये क्वेश्चन आपको है, ये एक वर्ग दे दिया गया है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए। यहां पर एक 2q चार्ज है, यहां पर भी 2q चार्ज है, यहां पर q चार्ज है, और यहां पर -q चार्ज है। ये देखिए ये इसका विकर्ण है, ये भी इसका विकर्ण है। इसका नाम रख देते हैं A B C D। अब यहां पर एक चार्ज रखा हुआ +q। अब पूछ रहा है इस +q पर जो फोर्स लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, किस दिशा में लगेगा इस q पर फोर्स। आप देख लीजिए ये 2q इस q को ऊपर धक्का देगा, और ये 2q इस q को नीचे धक्का देगा, क्योंकि दोनों प्लस है। तो इस 2q का फोर्स और इस 2q का फोर्स इस पर जो लगेगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। बचा कौन, ये q, ये प्लस, ये q इसको नीचे धक्का देगा इधर, और ये -q इस +q को अपनी ओर खींचेगा, ये देखिए इधर। तो इस q पर फोर्स किधर लगा, देखिए ये दोनों, इसका फोर्स और इसका फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर दिया, बचा इसका फोर्स और इसका फोर्स, दोनों एक ही दिशा में लग रहा, किधर, BD के दिशा में, ये देखिए। तो विकर्ण BD के अलोंग फोर्स लगेगा, और ऑप्शन 1 दिया गया है BD के अनुदेश। तो ये 2011 का क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगले क्लास से फिर से हम लौट कर आएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पर। इलेक्ट्रिक डायपोल को अब हम विद्युत क्षेत्र में रखकर देखेंगे कि उस पर कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है, उसके साथ क्या क्या चीजें होती है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।